नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। मेरे द्वारा इस चैनल पर यूपीएससी, यूपीपीएससी से जो प्रीवियस के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जीएस पेपर थर्ड सॉल्व कर रहे हैं। जीएस पेपर थर्ड में भारतीय अर्थव्यवस्था के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चन जो है आगामी एग्जाम में बन सकते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो आज से क्या करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा हम लोगों को, तो पहले पेज पर ही वो हम लोगों को दिख जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न हमको सॉल्व करना है। तो इससे क्या रहेगा कि आप लोग जब इसको बाद में भी देखेंगे, एक जगह पर जो है सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो इससे एक आइडिया बना रहता है कि हमने जो है कौन कौन से क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझाते हुए इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक बिंदुओं की विवेचना कीजिए। यहाँ पर जो है इंट्रो में आप जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को बताएंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, और पहले पार्ट में इसके बता देंगे, उसके बाद इसका सकारात्मक जो है क्या प्रभाव है, और दूसरा बताएंगे इसके जो नकारात्मक बिंदु हैं उसको बताएंगे। उसके बाद दोनों का संतुलन बनाते हुए आप जो है निष्कर्ष लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि एकाधिकार बाजार क्या है, यह जो है किस प्रकार से असमानता जो है उत्पन्न करती है। तो आप बाजार के विषय में बताएंगे। इंट्रो में आप बताएंगे कि एकाधिकार बाजार क्या होता है, और उसके बाद आप लोग बताएंगे कि इसमें जो है यह जो है किस प्रकार असमानता उत्पन्न करती है। तीसरा प्रश्न है कि रोजगार विहीन समृद्धि के मुख्य कारणों एवं समाधान को स्पष्ट करते हुए वर्णनात्मक व्याख्या कीजिए। तो इसमें बताना है कि रोजगार विहीन समृद्धि क्या होती है, उसके कारण क्या होते हैं, और जो है उसके समाधान के उपाय बताना है। ये चीज़ हो गया इसमें। चौथा प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों की तुलनात्मक व्याख्या करें। यह जो है किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, ये चीज़ हमको बताना है कि जो तीनों क्षेत्र हैं, जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, विनिर्माण हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया, तो इन तीनों जो है तुलना करनी है। उसके बाद बताना है कि ये जो है किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के विभिन्न चरणों को स्पष्ट करें, यानी कि स्वतंत्रता काल से लेकर जो है अब तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है, मतलब कौन कौन से काल में उसकी कितना वृद्धि रही, और उसके जो है चरण बताना है हम लोगों का, उसकी व्याख्या करनी है। छठवां प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों को समझाएं। ये चीज़ आपको बताना कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो इसमें विकासशील अवस्था विकासशील अवस्था में है, कि उसमें जो है कौन कौन सी समस्याएं मतलब आ रही हैं, कि जो उसके विकसित देश मतलब बदलने में रोड़ा जो है उत्पन्न कर रहे हैं। सातवां प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन के मानकों को स्पष्ट करें, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो मूल्यांकन किया जाता है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं है, विकासशील है कि विकसित है कि अल्प विकसित है, उसके जो है कौन कौन से मानक हैं। आठवां प्रश्न है इसमें स्वतंत्रता के पूर्व एवं उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव जो है देखने को मिला है, उसके जो है अंतर स्पष्ट करें। ये चीज़ आपको बताना है कि स्वतंत्रता से पूर्व क्या था और उसके बाद उसकी मतलब क्या क्या परिवर्तन हुए, ये चीज़ आपको इसमें बताना है। तो चलिए इसमें क्या एक एक प्रश्न पर हम लोग विचार करना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझाते हुए इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक बिंदुओं की विवेचना कीजिए। तो आप इंट्रो में बताएंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो इसमें आप लोग ये लिख सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जो बाजार अर्थव्यवस्था, कौन सी बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताओं को समाहित करती है। इसमें जो है निजी क्षेत्र और सार्वजनिक, कौन सा क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकार दोनों का सह अस्तित्व होता है, और वे आर्थिक निर्णय लेने में जो है भाग लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो निर्णय लिए जाते हैं
उत्पादन में जो भागीदारी होती है, जो स्वामित्व होता है, इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र जो है, दोनों का होता है। इस मॉडल में सरकार अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बाजार के हाथों में नहीं छोड़ती है। निजी क्षेत्र लाभ कमाने के लिए काम करता है, जबकि सरकार जो है सामाजिक कल्याण और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करती है। भारत जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि सरकार जो है उसको कंट्रोल करती है। वो पूरी तरह से जो है बाजार अर्थव्यवस्था को जो है अपनी जो अर्थव्यवस्था उसको सौंपती नहीं है, बल्कि उसको निर्देशित करती है। और निजी क्षेत्र क्या करता है? निजी क्षेत्र जो है लाभ कमाने के लिए क्या करता है? उसका उद्देश्य जो होता है लाभ कमाने के लिए, वो जो है बाजार में दक्षता को बढ़ावा देता है। सरकार क्या करती है? सरकार जो है सामाजिक कल्याण, आर्थिक स्थिरता, इसके माध्यम जो है समावेशी विकास पर जो है अपना ध्यान केंद्रित करती है। अब हम लोग इसमें देखेंगे इसके सकारात्मक बिंदु क्या हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि आर्थिक दक्षता और विकास, यानी कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड ग्रोथ। इसमें आप बता सकते हैं कि निजी क्षेत्र की भागीदारी जो है लाभ और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, जिससे दक्षता और नवाचार सुनिश्चित होता है। यह बाजार अर्थव्यवस्था की तरह जो है तेज गति से विकास को जो है प्रोत्साहित करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो है निजी क्षेत्र की जब भागीदारी होती है तो उससे जो है लाभ और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। ये जो है निजी क्षेत्र का जो है ये आने से लाभ होता है अर्थव्यवस्था को, जिससे दक्षता बढ़ती है, नवाचार बढ़ता है, नई-नई जो है तकनीकें आती हैं, ठीक है? और कौशल विकास को बढ़ावा मिलता है। ये चीज़ हो गया। अगला पॉइंट है इसमें सामाजिक कल्याण और समानता, यानी कि सोशल वेलफेयर एंड इक्विटी। इसमें आप बता सकते हैं कि सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जाल, यानी कि सोशल सेफ्टी नेट जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप करती है। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे अर्थव्यवस्था में लाभ ज़्यादा हो रहा है, दक्षता बढ़ रही है, तो उसका क्या मतलब है कि जब तक जो नीचे के वर्ग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, अगर उनको जो है लाभ में हिस्सा नहीं मिल रहा है, उसका तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो यह जो है आय की असमानता को कम करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि गरीबी रेखा से नीचे लोगों को भी बुनियादी ज़रूरतें मिलें। इसका कहने क्या यही मतलब हुआ कि जो आर्थिक समृद्धि हो रही है, उसको जो है आर्थिक विकास में बदला जा सके। आर्थिक विकास मतलब ये होता है कि जो है अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ-साथ उसका जो लाभ है, समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं, यानी कि जो शोषित लोग हैं, उनको भी लाभ मिले। इससे क्या होता है कि समानता बढ़ती है, समावेशी विकास होता है। अगला पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं कि बाजार व्यवस्थाओं का सुधार। इसका क्या मतलब है कि सरकार उन क्षेत्रों में उत्पादन और विनियमन करती है, जहां बाजार जो है विफल हो सकता है। जैसे प्रदूषण को नियंत्रित करना, सार्वजनिक वस्तुओं जैसे सड़कें और रक्षा का प्रावधान और एकाधिकारों को विनियमित करना। इसका मतलब ये है कि सरकार उन क्षेत्रों में उत्पादन और विनियमन करती है, जहां बाजार जो है विफल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि सरकार ऐसे वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन करेगी जो है निजी अ, जहाँ पर निजी क्षेत्र जो है निवेश करने से कतराता है। जैसे प्रदूषण को नियंत्रित करना है, ये काम जो है निजी क्षेत्र नहीं करता है कि प्रदूषण बढ़ रहा है कि घट रहा है। और जो है सार्वजनिक वस्तुएं, निजी क्षेत्र जो है सड़क बनाने में निवेश नहीं करता है, रक्षा में निवेश करता नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर उसका जो है भविष्य नहीं है। कि अगर वो जैसे रोड बना दे अपने लिए, तो पता नहीं कि आगे उसका मंदी आ जाए, मंदी आ जाएगी, उसका लाभ कम हो जाएगा। तो जो सड़क बनाने में निवेश किया रहेगा, वो सब पूरा बेकार हो जाएगा। और एकाधिकारों को विनियमित करना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि निजी क्षेत्र को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है कि निजी क्षेत्र जो है बाजार को अपने अधिकार में ले ले। अगला पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं कि नियोजित और संतुलित विकास। इसमें ये बताएंगे कि सरकार जो है पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के लिए आर्थिक लक्ष्य जो है निर्धारित कर सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र जो है बुनियादी उद्योगों जैसे ऊर्जा, रेलवे में भारी निवेश करता है, जिससे निजी क्षेत्र के लिए जो है विकास की नींव जो है तैयार होती है।
इसका कहने का ये मतलब होता है कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देखो, योजना आयोग तो अब है नहीं, अब है नीति आयोग। तो नीति आयोग के माध्यम से जो है सरकार एक जो है लक्ष्य तय करती है कि वो 3 साल में हमको, 7 साल में, अब तो जैसे 15-15 साल का विजन आता है नीति आयोग के द्वारा, तो उसमें जो है इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कितने समय में हमको इतना उत्पादन करना है, इतना विकास करना है। जबकि निजी क्षेत्र ये नहीं करता कि हमको 5 साल में ये करना है, 15 साल में हमको ये करना है। वो जो है तात्कालिक लाभ देखता है। इसमें ये चीज़ आप बता सकते हैं। अब अगला पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके नकारात्मक पॉइंट क्या होते हैं, नकारात्मक बिंदु। तो इसमें पहला पॉइंट आप बता सकते हैं अकुशलता और देरी होती है, यानी कि इनएफिशिएंसी एंड डिलेज। इसमें क्या बताएंगे आप कि सार्वजनिक क्षेत्र विशेषकर सरकारी कंपनियों में लाल फीताशाही यानी कि रेड टेप और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अक्षमता और विलंब हो सकता है, जिससे संसाधनों की बर्बादी होती है। इसका कहने की ये मतलब है कि जो सरकारी क्षेत्र होता है जहाँ पर लाल फीताशाही होती है, राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, उसका जो हस्तक्षेप है वो निजी क्षेत्र में भी बढ़ जाता है। तो निजी क्षेत्र जो है स्वतंत्र रूप से कार्य को नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, फिर निर्णय लेने में देरी होती है, भ्रष्टाचार को भी जो है बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर ये बता सकते हैं आप। दूसरा पॉइंट है अत्यधिक कराधान यानी कि हैवी टैक्सेशन। इसमें आप बता सकते हैं कि सरकार को जो है सार्वजनिक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु जो है उच्च कर लगाने पड़ते हैं, जो निजी निवेश और नवाचार को जो है हतोत्साहित कर सकते हैं। इसका कहने क्या मतलब हुआ? इसमें ये कहने मतलब है कि सरकार जो है लाभ कमाने के साथ साथ जो है सार्वजनिक सेवाओं को भी प्रबंधित करती है और कल्याणकारी योजनाओं को भी जो है क्रियान्वित करती है। तो कहाँ से करेगी? उसके पास भी तो धन धन आना चाहिए। वो फिर टैक्स लगाएगी। टैक्स कहाँ लगाएगी? निजी क्षेत्र पर लगाएगी। तो अगर जैसे ज़्यादा धन की आवश्यकता होगी तो ज़्यादा टैक्स लगाएगी। जब ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो निजी क्षेत्र जो है उत्पादन करने से घबराते हैं, निवेश करने से जो है मतलब कतराते हैं। ये चीज़ आप इसमें बता सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें बता सकते हैं भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन को ही इसमें जो है बढ़ावा मिलता है। कैसे? कि सरकार और निजी क्षेत्र के बीच जो है व्यापक बातचीत, जैसे लाइसेंस को लेकर, परमिट को लेकर, भ्रष्टाचार और अवैध लाभ कमाने की संभावना को जो है बढ़ा सकती है। यानी कि दोनों क्षेत्रों के बीच बातचीत होती है, क्योंकि दोनों जो है मिलकर अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हैं, तो बातचीत तो होगी करेगी। सरकार लाइसेंस देगी, निजी क्षेत्र जो है लाइसेंस लेगा। दोनों बीच जब बातचीत होगी तो इससे जो है लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, देरी होती है, अवैध लाभ जो है कमाने को प्रोत्साहन मिलता है। ये चीज़ आप इसमें बता सकते हैं। अगला पॉइंट है असंतुलित संचालन यानी कि अनबैलेंस्ड ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है कि इसमें आप ये बता सकते हैं कि कभी कभी सरकार का हस्तक्षेप जो है अत्यधिक हो जाता है, जिससे निजी निवेश धीमा हो जाता है, जैसा कि भारत में 1991 से पहले लाइसेंस राज के तहत देखा गया था। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों का बैलेंस है तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी का भी उसमें हस्तक्षेप जो है बढ़ जाएगा तो जो संतुलन है बिगड़ जाएगा। जैसे क्या था कि 1991 से पहले जो है लाइसेंस राज था। लाइसेंस राज मतलब ये होता है कि निजी कंपनियों के मतलब इतना जल्दी लाइसेंस नहीं दिया जाता था, कागजी कार्रवाई ज़्यादा होती थी। जब कागजी कार्रवाई ज़्यादा होती थी और उसमें भी पारदर्शिता नहीं होती थी, समय को कोई ध्यान नहीं रखा जाता था, उससे जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था और कार्य करने को लेकर जो है देरी होती थी। दूसरा, निजी क्षेत्र का जो है प्रभुत्व इतना बढ़ जाता है कि सामाजिक कल्याण के लक्ष्य जो है पीछे छूट जाते हैं। इसका मतलब ये होगा निजी क्षेत्र जो है लाभ के लिए कार्य करता है। अगर उसका हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ गया, उसका जो है प्रभुत्व ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या करेगा? एक अधिकार को बढ़ावा देगा, उसको जो है टैक्स को कम करने का प्रयास करेगा। तो जब टैक्स को कम करने मतलब कम देने का प्रयास करेगा तो सरकार के पास धन ही नहीं रहेगा। जब सरकार के पास धन नहीं रहेगा तो सामाजिक कल्याण के जो है लक्ष्य सरकार द्वारा जो निर्धारित किए जाते हैं वो जो है पीछे छूट सकते हैं। ये चीज़ आप इसमें बता सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि एकाधिकार बाजार क्या है? यह जो है किस प्रकार से असमानता उत्पन्न करती है? इसमें दो पार्ट हैं।
पहले तो बताना है कि एकाधिकार बाजार क्या है। दूसरा बात यह है कि जो है किस प्रकार से असमानता जो है उत्पन्न करती है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, पहले हम लोग बताएंगे कि एकाधिकार बाजार क्या होता है। तो एकाधिकार बाजार मतलब मोनोपोली मार्केट। तो इसमें आप बता सकते हैं कि एकाधिकार बाजार एक ऐसी बाजार संरचना है जिसमें किसी विशेष वस्तु व सेवा जो है केवल एक ही विक्रेता या उत्पादक होता है, जो बाजार में कोई निकट स्थानापन्न यानी कि क्लोज सब्स्टिट्यूट उपलब्ध नहीं होता है। चूंकि वह अकेला उत्पादक होता है, इसलिए उस फर्म का बाजार पर पूर्ण नियंत्रण होता है और वह कीमतें निर्धारित करने में सक्षम होती है। इसका क्या मतलब हुआ कहने का? इसका कहने की ये मतलब हुआ कि जो एकाधिकार बाजार है, मतलब जैसे कोई बाजार है, वहाँ पर जो है 5 लोग उत्पादन कर रहे हैं, 5 लोग मिलकर जो है उत्पादन कर रहे हैं। तो जब 5 लोग उत्पादन करेंगे तो वो सोचेंगे कि हमारा सामान जैसे ज़्यादा मार्केट में उसकी जो है खरीदारी हो, वो सोचेंगे हमारी हो। इससे जो है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। तो उसमें जो है सामान जो है सस्ता रखा जाता है। न्यूनतम लाभ को जो है प्रावधान रहता है कि अगर हम ज़्यादा लाभ कमाएँगे तो हमारा सामान जो है नहीं बिकेगा। लेकिन अगर कोई बाज़ार में सिर्फ़ एक ही विक्रेता है, तो वो क्या करेगा? ये लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा। जब लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो उसी का सामान खरीदेंगे, तो वो जो है मनमानी करेगा। यही होता है एकाधिकार बाजार में। अब हम लोग इसकी विशेषताएं देखेंगे। आप विशेषता में इसमें बता सकते हैं कि एकल विक्रेता और बड़ी संख्या में खरीदार होते हैं। मतलब विक्रेता जो है एक ही रहेगा और खरीदार जो है बड़ी संख्या में होते हैं। दूसरी विशेषता है कि निकट स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव होता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, विक्रेता तो एक ही है, उत्पादक तो एक ही है, लेकिन स्थानापन्न वस्तुओं का क्या मतलब हुआ? स्थानापन्न वस्तु मतलब होता है जैसे अगर एक उत्पादक है, ठीक, और वो क्या करेगा, जैसे आपको क्या चाहिए? दूध चाहिए, ठीक, दूध चाहिए आपको, दही चाहिए, ठीक, मक्खन चाहिए आप लोगों को। अब होता क्या है, अगर मान लो जैसे दूध में ज़्यादा फ़ायदा होता है, दही में ज़्यादा फ़ायदा होता है, मक्खन जो है कम फ़ायदा हो रहा है, तो क्या करेगा? अगर जैसे मतलब उसी का एकाधिकार है ना, तो मक्खन का उत्पादन जो है कम करेगा, उसको क्योंकि लाभ ही नहीं हो रहा है और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई दूसरा मक्खन बेचने वाला ही नहीं हो। पर तो आपकी मजबूरी बन जाएगी कि उसको जो है ऊंचे दामों में या फिर वो जो है बाजार में कम उपलब्ध रहेगा। ये चीज़ आ सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा उत्पादक रहेंगे तो अगर एक लोगों के पास नहीं रहेगा तो दूसरा जो है उसको उपलब्ध करा देगा। तो यही ये चीज़ बताया गया है कि निकट स्थानापन्न वस्तुओं का जो है अभाव होता है। आपके पास जो है विकल्प सीमित होते हैं। एक और विशेषता आप इसमें बता सकते हैं कि नई फर्मों के प्रवेश पर कानूनी, तकनीकी या प्राकृतिक बाधाएं होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो जो कि बाजार में एक ही उत्पादक का एक अधिकार होता है, तो दूसरी कंपनी अगर उस क्षेत्र में आएगी तो उसके लिए जो है बाधा उत्पन्न की जाती है, क्योंकि जो एकाधिकार होता है कि जिस कंपनी का, वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि तो जो सरकार के नियम कानून होते हैं ना, वो वो जो है उसको अपने पक्ष में करने में सक्षम हो जाता है। ये चीज़ आप इसमें बता सकते हैं। अब आगे इसमें आप क्या बताएंगे कि एकाधिकार जो है असमानता जो है कैसे उत्पन्न करता है? तो क्या बताएंगे आप इसमें कि एकाधिकार बाजार में जो है शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है, जो कई तरीकों से जो है आय और धन की असमानता को जन्म देता है। अब देखेंगे इसके मतलब वो कैसे इसको जन्म देता है। अब इसमें बताएंगे आप लोग उच्च लाभ और उपभोक्ता अधिशेष किसमें हास होता है। कैसे होता है कि एकाधिकारवादी फर्म जो है बिना किसी प्रतिस्पर्धा के कार्य करती है, बिना किसी प्रतिस्पर्धा के, इसलिए वे उत्पादन की लागत से काफ़ी अधिक कीमत वसूलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ पर कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, उनका उनका कोई जो है स्थानापन्न नहीं है, तो क्या करेंगे, जो है मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा आप इसमें बता सकते हैं कि यह जो है उच्च कीमत फर्म के मालिकों और शेयर धारकों के लिए असाधारण लाभ सुनिश्चित करती है, जिससे उनकी आय और धन में भारी वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो वहाँ के जो कंपनी के मालिक होते हैं और उसके जो शेयर धारक होते हैं, उनको जो है इससे असाधारण लाभ होता है। आगे बता सकते हैं कि वही उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना पड़ता है। भाई उनका उनको जब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा, तो लाभ कब होगा? जब उपभोक्ता उनको अधिक भुगतान करेंगे, जिससे उनका उपभोक्ता अधिशेष यानी कि जो उनकी बचत होती है
कम हो जाती हैं। उपभोक्ता अधिशेष मतलब है कि वह लाभ जो कम कीमत पर प्राप्त कर सकते थे, यानी कि जो 5 रुपए की वस्तु थी वो अब उनको 8 रुपए मिल रही है, 3 रुपए ज़्यादा दे रहे हैं, तो यही जो है उनका अधिशेष था जो है वो भी इसमें जो है कम हो गया। यह आय को जो है गरीबों से अमीरों यानी कि एकाधिकार के मालिकों की ओर जो है पुनर्वितरित करता है। और आगे इसमें एक पॉइंट और बता सकते हैं कि नवाचार और दक्षता की जो है कमी हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि प्रतिस्पर्धा के अभाव में एकाधिकारवादी के पास जो है उत्पादन लागत को कम करने या उत्पाद में नवाचार करने की कोई जो है प्रेरणा नहीं होती है। वे अक्सर जो है अक्षम रूप से कार्य करते हैं। यह जो है समग्र आर्थिक दक्षता को कम करता है और समाज को नुकसान पहुंचाता है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये हुआ कि एका जो एकाधिकारवादी होता है उसके पास जो है उत्पादन लागत को, जैसे कोई वस्तु अगर 10 रुपए में उत्पादित हो रही है, अगर उसमें कोई वो तकनीक लाता और अच्छे-अच्छे कर्मचारियों को रखता तो उसकी जो लागत है 6 रुपए हो सकती थी। लेकिन वो क्या करे, वो अब 6 रुपए के लिए अब क्या करे, उसको जो है खर्च करना पड़ेगा। तो जब उसको खर्च ही नहीं करना है, उसको ऐसे ही लाभ प्राप्त हो रहा है, तो वो जो है इस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होगा वो, और जो है वो अक्षम रूप से कार्य करते हैं। समग्र आर्थिक दक्षता को कम करता है। भाई जब नवाचार ही नहीं होगा तो दक्षता नहीं होगा तो वो समाज को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इससे जो अंततः होता है, क्या होता है कि लोगों को ही नुकसान होता है। अब आगे इसमें बता सकते हैं एक पॉइंट और उसमें कि राजनीतिक प्रभाव का केंद्रीकरण होता है। इसमें कैसे होता है कि अत्यधिक लाभ के माध्यम से एकाधिकार फर्म जो है असीम आर्थिक शक्ति अर्जित करती है। इस शक्ति का जो उपयोग है वे लॉबिंग और राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से सरकारी नीतियों को अपने पक्ष में करने के लिए करते हैं। जैसे प्रतिस्पर्धियों के प्रवेश को और कठिन बना देते हैं, यानी कि जो दूसरा उत्पादक है उस क्षेत्र में ना आने पाए, या जो है कर लाभ प्राप्त करना, यानी जो है टैक्स में जो है छूट प्राप्त करना है। किसके माध्यम से? सरकारी नीतियों के माध्यम से। यह प्रक्रिया जो है धन और शक्ति को एक छोटे से समूह में और अधिक केंद्रीकृत करती है, जिससे सामाजिक आर्थिक असमानता जो है और गहरी होती है। यानी कि जो लाभ है उसका वितरण ही नहीं हो रहा है, कोई और उत्पादक ही नहीं आ पा रहा है, तो सारा उत्पादन का लाभ जो है एक ही कंपनी या एक ही जो फर्म है वो ले रही है। अंत में आप बता सकते हैं निष्कर्ष में कि इस प्रकार एकाधिकार प्रणाली एक ऐसा चक्र बनाती है जहां आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण जो है आय असमानता को बढ़ाता है, जो बदले में राजनीतिक शक्ति को केंद्रित करता है, और यह चक्र जो है असमानता को लगातार मजबूत करता जाता है। यानी कि जो एक असमानता का ये चक्र बन जाता है वो क्या है कि धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, वो जो है कम नहीं होता है। ये चीज़ आप इसमें बता सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि रोजगार विहीन समृद्धि के मुख्य कारणों एवं समाधान को स्पष्ट करते हुए वर्णनात्मक व्याख्या कीजिए। इसमें क्या बताना है कि रोजगार विहीन समृद्धि क्या होती है, उसके कारण क्या होते हैं और उसके समाधान के उपाय बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप इसमें बताएंगे कि रोजगार विहीन जो है जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है। इंट्रो में बताएंगे तो क्या बताएंगे कि रोजगार विहीन समृद्धि, जिसे जॉबलेस रिकवरी या जॉबलेस रिकवरी रिकवरी भी कहा जाता है, एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसमें देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी या राष्ट्रीय आय तो बढ़ रही होती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप जो है रोजगार के अवसरों में समानुपातिक वृद्धि नहीं होती है। समानुपातिक मतलब ये होता है कि जैसे जैसे जीडीपी जीडीपी बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, तो उसी अनुपात में जो है रोजगार जो है नहीं बढ़ पाता है। इसके कहने की मतलब है या तो रोजगार स्थिर रहता है या जो है कम हो जाता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये समस्या जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्यमान है। इसके कहने की ये मतलब है। अब बताएंगे हम लोग इसमें कारण क्या है इसके। तो कारण में सबसे पहला पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं कि पूंजी गहन उत्पादन तकनीक। इसका क्या मतलब है? इसमें आप ये बताएंगे कि उच्च विकास दर को बनाए रखने के लिए कंपनियां अधिक मशीनीकरण और स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन को अपना रही हैं। ये पूंजी घन प्रौद्योगिकियां जो है श्रम को प्रतिस्थापित करती हैं, जिससे उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन रोजगार सृजन जो है सीमित हो जाता है। इसका कहने की ये मतलब है कि जो उत्पादन हो रहा है
ऐसे कोई कंपनी है, वहाँ पर उत्पादन हो रहा है, 100 लोग वहाँ पर लगे हैं, 100 लोग उसमें काम कर रहे हैं। एक मशीन आती है, वो मशीन क्या करती है कि 20 लोगों का काम जो है अकेले करती रहती है। तो अब 20 लोग उसमें से हटा दिए जाएँगे, जब 20 लोग हटा दिए जाएँगे तो कितने लोग बचेंगे? 80 लोग बचाएँगे। लेकिन मशीन आने से क्या होता है कि मशीन को लाने में पूँजी लगी है, फ्री में तो आई नहीं मशीन। उसने जो है पैसा तो लगा दिया ज़्यादा, लेकिन जो है श्रम को नहीं लगाया, श्रम को उन्होंने छाँट दिया। तो इसे कहते हैं कि पूंजीगत उत्पादन तकनीक, ये एक पॉइंट हो गया इसके कारण में। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में आप ये बताएँगे कि कुशलता का अभाव और शिक्षा कौशल का बेमेल, ये मेन पॉइंट है। इसमें आप ये बताएँगे कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में आवश्यक उन्नत कौशल यानी जो आवश्यक है और उपलब्ध श्रम बल के कौशल में एक बड़ा अंतर है। इसके कहने क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो जैसे जो उद्योग है, जो फर्म है, जो कंपनियाँ हैं, उनको कि जिस प्रकार का जो कौशल चाहिए, वो कौशल जो है बाज़ार में उपलब्ध ही नहीं है। इस वजह से भी लोग जो है बेरोज़गार रह जाते हैं। आगे आप इसमें बताएँगे उद्योग जो है जिस तरह के उच्च कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली जो है वह प्रदान नहीं कर पाती है, जिससे बहुत से शिक्षित युवा भी बेरोज़गार रह जाते हैं। इनका इसका कहने का मतलब ये है जो भारत की शिक्षा प्रणाली है वो जो है सिद्धांतवादी है। सिद्धांतवादी मतलब जो है व्यवहारिक नहीं है। ये जो है डिग्री देने वाली शिक्षा है। डिग्री तो देती है लेकिन जो है कौशल नहीं प्रदान करती है। जब कौशल नहीं प्रदान करेगी तो मानव पूंजी विकास नहीं हो पाएगा। जब मानव पूंजी विकास ही नहीं होगा तो कंपनी या फर्म जो है उनको मजबूरी में मशीन को लगाना पड़ेगा। तो यही इसके कहने का मतलब है। आप अगला पॉइंट इसमें बता सकते हैं ग्लोबलाइजेशन और आउटसोर्सिंग। इसका कहने का ये मतलब है कि वैश्वीकरण ने कंपनियों को उत्पादन के लिए सबसे सस्ती जगह खोजने की अनुमति दी है। कुछ श्रम गहन उत्पादन गतिविधियां उन देशों में आउटसोर्स की जा रही हैं जहां श्रम लागत कम है, जिससे घरेलू स्तर पर जो है रोजगार के अवसर जो है कम हो जाते हैं। इसका कहने का मतलब है, इसका कहने के ये मतलब हुआ जो आजकल की जो कंपनियां हैं अपना उद्योग वहां पर लगाती हैं जहां पर श्रम का जो है मूल्य जो है कम से कम देना पड़ता है। इसका मतलब ये हो कि जैसे कोई कंपनी भारत में लग रही है तो वहाँ पर जो है एक आदमी को उसको 100 रुपये देना पड़ता है, लेकिन वो क्या करेगी, मतलब किसी ऐसे देश में जा रही है जहाँ पर उसको एक आदमी को 50 रुपये देकर ही काम हो जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ तो बेरोजगारी बढ़ी भारत में, यहाँ से कंपनी जो है हटा ली गई, लेकिन वो जहाँ पर गई है जहाँ पर 50 रुपये दे रही है वहाँ पर रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। 50 रुपये में रोजगार मिल रहा है तो जहाँ उसको 100 रुपये मिलना था जिस आदमी को 50 रुपये मिल रहा है। तो इससे भी जो है वो बेरोजगारी बढ़ती है। अगला पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं कि औपचारिक क्षेत्र का सीमित विस्तार। इसमें क्या बताएंगे? इसमें आप ये बताएंगे कि भारत में अधिकांश रोजगार जो है अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र में सृजित होते हैं, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो अस्थिर होते हैं। इनकी मेन विशेषता जो होती है वो होती है कि ये जो है अस्थिर होते हैं। जैसे गिग इकोनॉमी आई है, एक गिग इकोनॉमी, इसमें क्या होता है ना, इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें जो रोजगार मिलता है वो सुरक्षित नहीं होता है, उस वो जो है अस्थायी नहीं होता है। उसमें जो है स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, उसमें कोई बीमा नहीं होता है, उसमें कोई पेंशन का प्रावधान नहीं होता है। तो अनौपचारिक क्षेत्र रोजगार होता है, और जो है औपचारिक क्षेत्र के जो रोजगार होते हैं उसमें उनको बीमा का लाभ भी मिलता है, स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है, पेंशन मिलता है, काम की जो है सुरक्षा मिलती है। तो इसमें आगे दिए है कि संगठित विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का विस्तार उतना तेजी से नहीं हो रहा है जितना विकास दर की मांग है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले में हम लोग ये बताएंगे इसमें जो है इसका समाधान क्या है। समाधान बताएंगे कौशल विकास और व्यवसायिक प्रशिक्षण। जो अभी हम लोगों ने पीछे पॉइंट देखा था कि बाजार में जो है कौशल ही उपलब्ध नहीं है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि शिक्षा प्रणाली जो है उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल आधारित प्रशिक्षण और व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे युवाओं को रोजगार योग्य जो है बनाया जा सके। जैसे स्किल इंडिया मिशन और दीनदयाल उपाध्याय
कौशल विकास मिशन, ये भी जो है सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो जो शिक्षा प्रणाली है इस समय, उसको सिद्धांतवादी बनाने के बजाय या डिग्री देने के बजाय जो है उनके अंदर, जो छात्र हैं उनके अंदर जो है कौशल का विकास किया जाए। अगला पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं कि श्रम गहन विनिर्माण को प्रोत्साहन। इसमें क्या बताएंगे कि सरकार को जो है उन उद्योगों जैसे वस्त्र, चमड़ा उद्योग, खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिए जो स्वाभाविक रूप से अधिक रोजगार सृजित करते हैं। जैसे मेक इंडिया जैसे पहल को जो है रोजगार सृजन पर जो है अधिक केंद्रित होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मशीनों का जो है कम से कम प्रयोग किया जाए, श्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। जब श्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाएगा तो उससे जो है रोजगार भी उत्पन्न होगा। इसके कहने का ये मतलब है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट में आप बताएंगे बुनियादी ढांचा और एमएसएमई का विकास करना। इसमें क्या बताएंगे कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े रोजगार प्रदाता हैं। उन्हें ऋण, प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी और बाजार तक पहुंच प्रदान करके मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो है एमएसएमई सेक्टर है, ये जो है भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, खासकर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो उनको जो है ऋण देना यानी कि कागजी कार्रवाई को जो है कम करना, उनको औपचारिक ऋण जो है आसान करना और उनके जो उत्पादन में प्रौद्योगिकी का समावेश करना और उनको बाजार तक जो है पहुंच प्रदान करना, ये इसमें आप बता सकते हैं। आप अगला पॉइंट इसमें बताएंगे कि सेवा क्षेत्र का समावेशी विस्तार करना। इसमें क्या बताएंगे कि पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ग्रामीण विकास से संबंधित सेवाओं में निवेश बढ़ाना, जिनमें रोजगार सृजन की उच्च क्षमता है। यानी कि इसका क्या मतलब होगा? सेवा क्षेत्र क्या करता है? सेवा क्षेत्र उन्हीं लोगों को रोजगार देता है जो है उच्च कौशल प्राप्त होते हैं। जिनके पास कौशल नहीं होता उनको सेवा क्षेत्र जो है रोजगार नहीं देता है। ये इसकी क्वालिटी है। तो पर्यटन क्षेत्र जो हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा जैसे चांस होते हैं रोजगार के, लेकिन इसका एक आप उदाहरण जान लीजिए। जैसे कोई पर्यटक आता है भारत में, उसको एक गाइड चाहिए। गाइड को जो है इंग्लिश आनी चाहिए। जब उसको इंग्लिश आएगी तभी तो उसको रोजगार मिलेगा। ऐसे है स्वास्थ्य सेवा में। स्वास्थ्य सेवा में क्या है? आपको शिक्षित होना पड़ेगा, आपको जो है आपके अंदर स्किल होना चाहिए। और इसी तरह जो है शिक्षा, आजकल जो है शिक्षा व्यवस्था में ज़्यादा उम्मीद है। ग्रामीण विकास से ग्रामीण विकास से संबंधित सेवाओं में जो है निवेश बढ़ाना चाहिए। अब निष्कर्ष में आप इसमें बता सकते हैं कि इन उपायों के माध्यम से आर्थिक विकास को अधिक समावेशी और रोजगार सृजनकारी बनाया जा सकता है। मतलब ये जो उपाय हैं, ये जो विकास हो रहा है, जैसे ऐसा नहीं है कि अगर इससे विकास ज़्यादा होता है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। नहीं, विकास अच्छा तभी माना जाता है जब वो समावेशी हो और रोजगार सृजनकारी हो, यानी कि रोजगार पैदा कर सके। नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों की तुलनात्मक व्याख्या करें और यह जो है किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, स्पष्ट करें। प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रश्न में पूछ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र जो हैं उनकी तुलना कीजिए, आप उनकी व्याख्या कीजिए और उसका कारण मतलब ये बताइए कि वो जो है किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। वो जो है पॉइंट आप बताइए। आप इसमें क्या बताएंगे? पहले कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर जो है तीन मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से इसमें? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी कि सेवा क्षेत्र इसको भी जो कहते हैं सेवा क्षेत्र। अब इसकी हम जो क्या करेंगे? तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे? पहले देखेंगे हम लोग अंतर का आधार पर। ये कौन से आधार पर देखेंगे? गतिविधि की प्रकृति, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है और तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, उसके जो है हम लोग प्रकृति देखेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है यह जो है प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उपयोग करके उत्पादन करता है। ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र का जो है कार्य होगा। द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक उत्पाद जो होते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद होते हैं उनको विनिर्मित वस्तुओं में ये जो है बदलता है। तृतीय क्षेत्र क्या करता है? तो वस्तुओं के बजाय जो है सेवाएं प्रदान करता है।
सेवाएं, अभी हम लोग उदाहरण देखेंगे इसमें कि सेवाएं क्या होती हैं। तो और इसमें आप आगे बताएंगे उत्पाद का स्वरूप क्या होता है। तो प्राकृतिक वस्तुएं, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो प्राथमिक जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, यानी जो कच्चा माल होता है उसका उत्पादन करता है। द्वितीय क्षेत्र जो होता है वो विनिर्मित वस्तुओं का जो है उत्पादन करता है, यानी कि पक्का माल का। और सेवा क्षेत्र जो होता है अमूर्त सेवाएं कुछ जो है उत्पादन करता है। नाम देख लेते हैं, नाम कौन कौन से इनके जो अन्य नाम मिलते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र का कृषि और संबद्ध क्षेत्र, मतलब इसका जो है अन्य नाम है। द्वितीय क्षेत्र का जो अन्य नाम मिलता है वो औद्योगिक या विनिर्माण क्षेत्र है। और तृतीय क्षेत्र जो है अन्य नाम जो मिलता है उसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ये जो है अन्य नाम है इसके, ये जो है अंतर के आधार हैं। आगे देखते हैं, आगे दिए गया है श्रम बल भागीदारी के मतलब आधार पे हम लोग अंतर देखेंगे। तो श्रम बल जो प्राथमिक क्षेत्र में जो श्रम बल होता है सबसे अधिक लगा है इसमें। भारत में लगभग 40 से 50% जो श्रम बल है वो प्राथमिक क्षेत्र में लगा है। द्वितीय क्षेत्र में मध्यम भागीदारी है, लगभग 20 लेकर 25%। तृतीय क्षेत्र में उच्च भागीदारी है, लगभग 30 से जो है 35% भागीदारी जो है तृतीय क्षेत्र में है। अब हम ये देखेंगे कि जीडीपी में योगदान कितना कौन दे रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है सबसे कम योगदान दे रहा है, लगभग 15 से 20%। द्वितीय क्षेत्र मध्यम योगदान देता है। सबसे अधिक योगदान जो है सेवा क्षेत्र देता है, कितना देता है 50 से 60%। यहाँ पर जो है विरोधाभास दिखता है। भागीदारी तो जो है श्रम बल की 30 से 35% है योगदान, लेकिन जो जीडीपी में दिया जा रहा है 50 से 60% दिया जा रहा है। और प्राथमिक क्षेत्र में जो है श्रम बल की भागीदारी जो है 40 से 50% है, लेकिन जीडीपी में जो योगदान है 15 से 20% है। उदाहरण, प्राथमिक क्षेत्र जो उदाहरण जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, मधुमक्खी पालन आप इसमें बता सकते हैं। हाँ, पशुपालन आप इसमें बता सकते हैं। ये इसके जो है उदाहरण है। द्वितीय क्षेत्र में जो है विनिर्माण, विनिर्माण क्या क्या, कपड़ा उद्योग, ऑटो मोबाइल उद्योग, चीनी उद्योग, निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन। तृतीय क्षेत्र जो उदाहरण है बैंकिंग हो गए, ये जो है अमूर्त सेवा प्रदान करते हैं, जैसे बीमा हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आईटी, परिवहन, व्यापार। अब जैसे क्या है, आप किसी कंपनी से बीमा करवाते हैं तो बीमा का मतलब क्या होता है, वो आपको कोई जैसे घर पर मतलब आकर कोई आपको सामान नहीं देते हैं, मतलब वो दिखाई नहीं देता है, अमूर्त सेवा प्रदान करते हैं कि आपका बीमा हो गया है, जब आपको काम लगेगा तो आपको जो है दे दी जाएगा। भिन्नताएं अब देखेंगे, मुख्य भिन्नताएं। अब जो हम लोग अंतर देखे हैं उसी के आधार पर जो है भिन्नताएं देखें। जैसे उत्पाद की प्रकृति क्या होती है, प्राथमिक क्षेत्र जो है कच्चे माल या प्राकृतिक उत्पादों से संबंधित होते हैं। द्वितीय क्षेत्र जो क्या करते हैं कि इन कच्चे माल को मूल्यवान अंतिम वस्तुओं में जो मतलब इनके द्वारा जो है बदला जाता है। तृतीय क्षेत्र द्वारा क्या होता है कि वस्तुओं के बजाय बजाय जो है ये जो है अमूर्त सेवाएं प्रदान करते हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया को समर्थन देती हैं या सीधे उपभोक्ताओं को संतुष्ट करती हैं। तो उत्पादन प्रक्रिया को समर्थन देने क्या मतलब है, जैसे कोई चीज़ का उत्पादन हुआ, ठीक, मतलब जैसे बिस्किट उत्पादन किया, तो बिस्किट उत्पादन जो है क्या होगा, ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा ना, विनिर्माण में आएगा। लेकिन ये आपके पास कैसे आएगा, ये तो ये परिवहन के माध्यम से आएगा मार्केट में ना। तो जो है उत्पादन की प्रक्रियाओं को जो है समर्थन देता है या सीधे उपभोक्ताओं को संतुष्ट करती है। अगला पॉइंट आप इसमें बताएंगे। अगले पॉइंट में ये है, मतलब उसके अंतर जो हम लोग पॉइंट देख रहे हैं कि आय में योगदान बनाम रोजगार। अभी हम लोग इसमें जो है अंतर में ही देख चुके हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है अभी भी देश के सबसे बड़े नियोक्ता यानी कि श्रम भागीदारी के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसका जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में योगदान जो है सबसे कम है। यह जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या को दर्शाता है। यहाँ पर जो है कृषि क्षेत्र जो है दो प्रकार की वो पाई जाती हैं प्राथमिक क्षेत्र में। पहली हो गई जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी, एक और बेरोजगारी पाई जाती है यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी। आप इसमें बता सकते हैं, जैसे इसका ये छोटा पॉइंट ये आप इसमें देखेंगे कि
प्राथमिक क्षेत्र में जो है ये खास करके मौसमी बेरोजगारी नहीं पाई जाती। ये जो है कृषि में पाई जाती है। लेकिन कृषि क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो आप इसमें जो है बता सकते हैं। आगे है कि तृतीय क्षेत्र जो है जीडीपी में योगदान सबसे अधिक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। लेकिन यह प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में कम लोगों को रोजगार देता है, यही अंतर है। प्राथमिक क्षेत्र जो है रोजगार ज़्यादा देता है, लेकिन जो उसका जीडीपी में योगदान है सबसे कम है। तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में योगदान जो है सबसे अधिक है, लेकिन रोजगार जो देता है वो सबसे कम देता है। यही जो है अंतर का आधार है। तीसरा, आप इसमें एक पॉइंट के आधार पर इसमें जो है भिन्नता बता सकते हैं, विकास का क्रम। इसमें क्या है कि आर्थिक विकास के शुरुआती चरणों में प्राथमिक क्षेत्र जो है हावी होता है। जैसे जैसे देश जो है विकसित होता है, श्रम बल श्रम बल जो होता है पहले द्वितीय क्षेत्र की ओर और फिर जो है प्रमुख रूप से तृतीय यानी कि सेवा क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होता है। भारत ने यह संक्रमण जो है तेजी से किया है, जहाँ तृतीय क्षेत्र का वर्चस्व जो है द्वितीय क्षेत्र को भी पार कर गया है। यानी क्या होता है, जैसे विकास का जो क्रम होता है, पहले जो है प्राइमरी सेक्टर में जाता है, उसके बाद सेकेंडरी में, उसके बाद टर्सीरी क्षेत्र में जाता है। लेकिन भारत में क्या हुआ, सीधे जो है प्राथमिक से जो है तृतीयक में जो है शिफ्ट हो गया। इसका कहने का ये मतलब हुआ। अब निष्कर्ष में आप ये बता सकते हैं कि ये जो है तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे विनिर्माण जो है द्वितीय के लिए जो है कच्चा माल प्राथमिक चाहिए, यानी कि जो कच्चा माल है विनिर्माण क्षेत्र को वो प्राथमिक क्षेत्र ही उपलब्ध कराता है, और दोनों को परिवहन और बैंकिंग जो है तृतीय की आवश्यकता होगी। यानी कि ये जो है एक दूसरे पर जो है निर्भर होते हैं। आप इसमें ये बता सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के विभिन्न चरणों को स्पष्ट करें। कहने क्या मतलब हुआ कि जितने भी इसके जो विकास के क्रम हैं स्वतंत्रता के बाद से, उसको इसमें बताना है। इसमें कैसे लिखेंगे आप लोग, पहले इसमें देंगे आप लोग इंट्रो में क्या देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को स्वतंत्रता के बाद से मुख्य रूप से 4 प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? पहला चरण है कि नियोजन और राज्य का प्रभुत्व। कब से कब तक था? 1947 से लेकर 1990 तक। इसका जो है एक अन्य नाम भी मिलता है नेहरूवादी या समाजवादी चरण। इसका जो है एक अन्य नाम है। इसकी विशेषताएं आप बताएंगे। विशेषताएं क्या बताएंगे कि इस चरण में जो है सोवियत मॉडल से प्रेरित होकर केंद्रीय नियोजन यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं पर जो है जोर दिया गया था। नीति क्या अपनाई गई थी? नीति ये अपनाई गई थी, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभुत्व को स्थापित किया, विशेषकर जो है भारी उद्योगों और बुनियादी ढांचे में। यानी इसमें जो है निजी क्षेत्र को उतना जो है योगदान करने का मौका नहीं दिया गया था। इसकी एक विशेषता और है लाइसेंस राज की। तो निजी क्षेत्र जो है लाइसेंस, परमिट और कोटा प्रणाली के माध्यम से जो है कड़ाई से विनियमित किया गया। इसका मतलब ये हुआ निजी क्षेत्र जो है मतलब अनुमति लेने के लिए, जैसे मतलब उत्पादन करना हो, अगर उसकी अनुमति लेनी है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था। उनके लिए जो है कोटा निर्धारित किया गया था। इसको जो है लाइसेंस राज कहते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका जो परिणाम हुआ था कि इस अवधि में विकास की दर जो है धीमी रही, लगभग 3.5% की दर से जो है वृद्धि रही। इसको जो है हिंदू विकास दर भी कहा जाता था। लेकिन अर्थव्यवस्था जो है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी और एक औद्योगिक आधार जो है स्थापित हुआ। अब आगे वाला काल देखते हैं। इसके बाद है दूसरा समय, आर्थिक सुधार और उदारीकरण का समय। ये समय था 1991 से लेकर 2000 तक। इसको जो है एलपीजी युग भी कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या थी? इसकी विशेषताएं थी 1991 में गंभीर भुगतान संतुलन संकट के बाद भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाया। इसका यहाँ ये मतलब है कि जब 1991 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था में गंभीर भुगतान संकट आया था, तो उस समय क्या हुआ था कि आईएमएफ ने जो है भारत को ऋण देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था भारत से कि अपनी अर्थव्यवस्था जो है खोलिए, जो कि लगभग जो है बंद थी। तो उसी अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए भारत के द्वारा
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया था। नीति कौन सी लागू कर दी थी? औद्योगिक जो लाइसेंसिंग की नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया। निजी क्षेत्र के लिए द्वार खोले गए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई को जो है प्रोत्साहित किया गया और व्यापार बाधाएं जो है कम की गई। इसमें सबसे पहली बात तो ये चीज़ आप जान लीजिए, एफडीआई को प्रोत्साहित नहीं किया गया था। एफडीआई तो स्वयं आता है जब बाजार को बिल्कुल एकदम जो है स्वतंत्र रूप से खोल दिया जाता है, तो एफडीआई स्वयं आती है। कुछ उसको लाने का जब जो है भारत के द्वारा लाइसेंसिंग की नीति जो होती थी, कोटा की नीति जो होती थी, जब उसको हटा दिया गया तो एफडीआई जो है स्वयं आने लगा। परिणाम क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था जो है तेज विकास पथ पर जो है चली गई। सेवा क्षेत्र विशेषकर आईटी जो है एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में उभरा। तो ये जो है इसका परिणाम है। अब आगे देखते हैं। अगला समय था जो है कि 2000 से लेकर 2010 तक का समय था। इसको क्या मतलब, इसके क्या व्यवस्था थी इसमें कि इसमें जो है उच्च वृद्धि और समावेशी चुनौतियां आई। मतलब आर्थिक समृद्धि तो हुई, लेकिन जो समावेशी विकास होता है वो जो है सही ढंग से इसमें नहीं हो पाया। इसको जो है स्वर्ण युग भी कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या थी? इसकी विशेषताएं थी कि इस अवधि में भारत ने अभूतपूर्व उच्च विकास दर यानी कि कुछ वर्षों में तो 8 से लेकर 9% तक उन्होंने जिसे वृद्धि दर्ज की थी। नीति क्या थी? तो गरीबी उन्मूलन, सामाजिक कल्याण पर जो है जोर बढ़ाया। जैसे कुछ योजनाएं भी लागू की गई थी, मनरेगा योजना है। और उसके बाद शिक्षा का जो है अधिकार अधिनियम भी लाया गया था 2009 में। सरकार ने जो है बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में जो है भारी निवेश किया था। परिणाम क्या निकला था कि जो गरीबी जो है कम हुई, लेकिन रोजगार विहीन जो है समृद्धि। अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि रोजगार विहीन समृद्धि क्या होती है। तो जो है रोजगार समृद्धि जो है उसको यहाँ पर जो है बढ़ावा मिला था और आय की असमानता भी बढ़ी थी। माने कि आर्थिक समृद्धि तो हुआ था, लेकिन आर्थिक विकास नहीं हुआ था। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि आर्थिक विकास क्या होता है। यानी कि जो आर्थिक समृद्धि हुई उसका लाभ जो है सब जगह जो है समान रूप से नहीं पहुंचा था। जैसी संरचनात्मक चुनौतियां जो है स्पष्ट होने लगी। अब आगे है इसमें कि संरचनात्मक परिवर्तन और स्थिरता की ओर। कब से? 2014 से लेकर वर्तमान तक ये जो है इसकी विशेषताएं रही हैं। विशेषता में है कि सरकार ने संरचनात्मक सुधारों पर जो है ध्यान को केंद्रित किया। यानी कि सिर्फ एक क्षेत्र पर नहीं ध्यान दिया गया कि रोजगार बढ़े या फिर मतलब आर्थिक समृद्धि हो। तो इसमें जो है चारों तरफ ध्यान दिया गया। जो समस्याएं थी उसको जो है उसको हल करने का प्रयास किया गया। नीति क्या लागू की गई? तो वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, दिवाला और दिवालिया संहिता, आईबीसी, जिसे जो बैंक वगैरह ऋण देते थे और अगर जिससे उनका वो ऋण वापस नहीं होता था, लेने वाला जो है दिवाला हो जाता, तो उसके लिए एक जो है संहिता लाई गई। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया गया। ये कार्यक्रम को इसको लागू किया गया। और मेक इन इंडिया विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो है मेक इन इंडिया जैसी पहल जो है शुरू की गई। वित्तीय समावेशन पर जोर दिया गया। वित्तीय समावेशन मतलब ये है कि जनधन खाते खोले गए और जनधन खातों के माध्यम से कि जितने भी लोग जो है जिनका बैंक खाता नहीं था उनका जो जैसे सब्सिडी वगैरह भेजना होता था, कोई योजना का जो पैसा भेजना होता था, तो वो क्या होता है, वो जो है नगद रूप में दिया जाता था। उसको डीबीटी के माध्यम से देने के लिए जो है वित्तीय समावेशन पर जो है जोर दिया गया। परिणाम क्या निकला इसका? तो इसका जो परिणाम था, अर्थव्यवस्था जो है अधिक औपचारिक हुआ, अनौपचारिक से जो है औपचारिक हुआ और डिजिटल हुई। लेकिन महामारी जैसे कोविड-19 आया था और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण जो है 2020 में ही आया था, तो के कारण जो है विकास को झटका लगा। वर्तमान फोकस जो है आपूर्ति पक्ष सुधारों और आत्मनिर्भरता पर है। ये आप जो है इसको बता सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों को समझाएं। क्या पूछ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने जो है चुनौतियां कौन कौन सी हैं, ये चीज़ हम लोग बताना है। तो इंट्रो में आप क्या बताएंगे
इंट्रो में आप बता सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की सबसे तेज़ी से, आप इसको बताएँगे ज़रूर, पहले इसकी विशेषता जो बताएँगे, जो कि वास्तविकता क्या है। तो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक और सामाजिक आर्थिक चुनौतियाँ जो है सामना कर रही है। ये जो है आप इंट्रो में इसको बता सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि चुनौतियाँ कौन-कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि रोज़गार सृजन और कौशल का बेमेल है। तो कैसे बेमेल है? रोज़गार विहीन समृद्धि है। इसका क्या मतलब हुआ? तो जीडीपी बढ़ रही है लेकिन गुणवत्तापूर्ण रोज़गार की दर जो है धीमी है। यानी कि जिस स्पीड से, जिस अनुपात से जीडीपी का जो है जीडीपी पे वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में जो है रोज़गार का सृजन नहीं हो पा रहा है। यानी कि रोज़गार या तो स्थिर है या तो जो है कम हो रहा है। तो दूसरी बात आप इसमें बता सकते हैं कौशल की कमी है। इसका क्या मतलब है कि देश में उपलब्ध जो है श्रम बल के कौशल और उद्योगों की आवश्यकताओं के बीच एक बड़ा अंतर है, जिससे लाखों युवा, विशेषकर जो है ग्रामीण और कम शिक्षित पृष्ठभूमि के लोग जो है बेरोजगार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो देश में श्रम बल है उसके पास जो कौशल है और जो जिस कौशल की मांग जो है उद्योग कर रहे हैं उसके बीच जो है बहुत बड़ा अंतर है। यानी कि जो श्रम बल के पास जो कौशल है वो डिग्री के रूप में है, यानी कि उनके पास जो है व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर जो है बताने का प्रयास किया गया है। आगे देखते हैं इसमें। आगे आप इसमें दूसरा पॉइंट बता सकते हैं कि गरीबी और असमानता भी बढ़ रही है। यानी कि जीडीपी तो बढ़ रही है, उसी के साथ हम लोगों को समस्या बताना है। तो दूसरी समस्या है कि गरीबी और असमानता। इसमें एक पॉइंट और बता सकते हैं, इसमें बताएंगे आप आय असमानता। इसका क्या मतलब है कि भारत में जो आय और संपत्ति की असमानता जो है दुनिया में सबसे अधिक है। एक रिपोर्ट आती है ऑक्सफैम की, वो बताती है कि भारत में कितनी जो है असमानता व्याप्त है। तो आर्थिक विकास का जो लाभ है ना, समाज के केवल एक छोटे से वर्ग तक ही पहुंच पाया है। इसका कहने का मतलब यह है कि भारत में जो है समावेशी विकास नहीं हो पा रहा है। समावेशी विकास का जो है अभाव है। समावेशी विकास यानी कि आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि तो हो रही है लेकिन आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ आप इसमें बता सकते हैं। अब इसमें आप लोग अगला पॉइंट बताएंगे बहुआयामी गरीबी। इसका क्या मतलब है कि हालांकि जो है गरीबी तो कम हुई है, लेकिन क्या है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के संदर्भ में बहुआयामी गरीबी अभी भी एक प्रमुख चिंता है। यानी कि लोगों की आय तो बढ़ी है लेकिन वो जो आय है, जो उनको रोजगार मिला है, वो जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं है। उसमें जो है बीमा की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य का उसमें उनको जो है स्वास्थ्य पे नहीं है, उसमें उनके पास जो है कौशल नहीं है, जीवन स्तर नहीं है। ये चीज़ इसमें जो है बताने का प्रयास किया गया है। तीसरा पॉइंट आप बताएंगे मानव पूंजी का विकास। यानी कि मानव पूंजी का जो है विकास नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। इसमें आप पॉइंट बताएंगे शिक्षा और स्वास्थ्य, पहला पॉइंट बताएंगे इसमें। तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता जो है खराब है। सरकारी स्कूलों, अस्पताल में जो है अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है और अपर्याप्त फंडिंग जो है भारत की लंबी अवधि की उत्पादकता को प्रभावित करती है। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास जो शिक्षा है और उनका जो स्वास्थ्य है, उनका जो रहन-सहन है, उनके पास जो बुनियादी ढांचा है, उसकी गुणवत्ता जो है खराब है। यानी कि जब ये चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी तो मानव पूँजी का जो है विकास नहीं होगा। अगर मानव पूँजी विकास नहीं होगा तो भारत के पास जो है ये जो है जनसँख्या की जो लाभ है ना, ये जो है बोझ में बदल जाएगा। आप एक पॉइंट और इसमें बताएँगे पोषण का। पोषण क्या बताएँगे कि बच्चों और महिलाओं में कुपोषण जो है उच्च स्तर देश की कार्बन क्षमता को कम करता है। यानी कि अगर लोग जो है कुपोषण के शिकार रहेंगे तो उनकी जो उत्पादन क्षमता है घट जाएगी। ये चीज़ आप इसमें बता सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट इसमें आप बताएँगे कृषि क्षेत्र की समस्याएँ। इसमें क्या बताएँगे, जो कृषि क्षेत्र की समस्याएँ में है निम्न उत्पादकता है। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो है उत्पादकता कम है और यह जो है अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार देता है। रोज़गार तो देता है ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर जो है प्रच्छन्न बेरोज़गारी व्याप्त है, मौसमी बेरोज़गारी व्याप्त है। मौसमी बेरोज़गारी भी वहाँ पर जो है व्याप्त है।
प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब ये है कि जहाँ पर जो है 10 लोगों का काम है, वहाँ पर जो है 15 लोग लगे हुए हैं, तो 5 लोग क्या है उसमें से प्रच्छन्न बेरोजगार है। मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी मतलब ये है, अब जैसे गेहूं बोने का समय आया है तो उनको काम मिलेगा जो है नवंबर में मिलेगा, दिसंबर और जनवरी में जो है बेरोजगार रहेंगे, यानी कि जो मौसम के कारण जो है बेरोजगार रहते हैं। ये चीज़ आप इसमें बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है बता सकते हैं, कृषि क्षेत्र में बाजार तक पहुंच की समस्या है। इसका मतलब क्या है कि किसानों के लिए जो है ऋण की उपलब्धता और उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करने की समस्याएं बनी हुई है, यानी कि जो है किसानों को अभी भी क्या है, ऋण के लिए जो है साहूकारों के पास जाना पड़ता है, तो उसी में क्या है वो ऋण के जाल में फंस जाते हैं और उपज के लिए लाभकारी मूल्य उनको नहीं मिल पाता। यानी कि गेहूं चावल का उत्पादन तो करते हैं, उसमें जो है व्यय भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसी अनुपात में उनको जो है लाभ नहीं मिल पाता है। पांचवी समस्या है इसमें बुनियादी ढांचे की कमी। बुनियादी ढांचे मतलब आप इसमें जो पॉइंट देंगे कनेक्टिविटी की, इसका मतलब क्या हो कि परिवहन, जिसमें सड़क और रेलवे आते हैं, और रसद की उच्च लागत भारतीय विनिर्माण को जो है वैश्विक स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी बनाती है। इसका कहने की मतलब है जो खर्च होता है, विनिर्माण जो खर्च होता है, तो बुनियादी ढांचे की कमी के कारण जो है उसका जो आर्थिक मूल्य है ना वो बढ़ जाता है। जब आर्थिक मूल्य जो है बढ़ जाएगा तो उसकी निर्यात क्षमता जो है घट जाएगी। ये जो वस्तु का जो निर्यात होगा ना वो विश्व में प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाएगा। अगला पॉइंट आप इसी में देंगे ऊर्जा आपूर्ति। इसमें क्या बताएंगे कि विश्वसनीय और सस्ती ऊर्जा आपूर्ति अभी भी कई क्षेत्रों के लिए ये चुनौती है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए संरचनात्मक सुधारों, सामाजिक निवेश और समावेशी नीतियों की आवश्यकता है, यानी कि विश्वसनीय और सस्ती ऊर्जा। इसका क्या मतलब हुआ? जो ऊर्जा है अभी तक क्या, जैसे कोई परिवहन के लिए ऊर्जा है, डीजल है, पेट्रोल है, अभी भी जो महंगा है। और विश्वसनीय स्रोत मतलब है कि इनकी उपलब्धता जो हमेशा रहे। अब जैसे बिजली है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या है उसका कोई समय नहीं है, और 15 घंटे आ रही है, 18 घंटे आ रही है, तो ये जो है विश्वसनीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। उद्योगों के लिए खासकर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई हो गई, उनको जो है सतत ऊर्जा चाहिए, तो उसकी जो है ऊर्जा की आपूर्ति जो है सुनिश्चित होनी चाहिए। ये चीज़ बताया गया है। ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन के मानकों को स्पष्ट करें। इसमें क्या बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मूल्यांकन होता है वो किन मतलब मानकों के आधार पर होता है, उसको स्पष्ट करना है। तो आप इसमें बता सकते हैं पहले इंट्रो में कि भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य और प्रदर्शन का मूल्यांकन जो है विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और विकासात्मक मानकों के आधार पर किया जाता है। ये मानक जो है यह दर्शाते हैं कि अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी तरह से कार्य कर रही है, मतलब उन्हीं के आधार पर जो है इसका निर्धारण होता है कि कितना जो है समावेशी विकास कर रही है और लोगों के जीवन स्तर में कितना सुधार हो रहा है। दो चीज़ इसमें देखा जाता है कि समावेशी विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और लोगों के जीवन स्तर में जो है सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो मानक है जो है इसी का निर्धारण करते हैं। तो मानक देखेंगे, पहला मानक है इसमें आर्थिक विकास और प्रदर्शन के मानक में। इसमें जो है कौन कौन से पॉइंट आएंगे, जैसे सकल घरेलू उत्पाद, ये जो है मतलब आर्थिक वृद्धि का जो है मानक है। तो इसमें सबसे पहला है जीडीपी की वृद्धि दर देखी जाती है। इसमें आप बता सकते हैं कि यह सबसे जो है महत्वपूर्ण मानक है, जो एक वर्ष में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य में वृद्धि को दर्शाता है। उच्च जीडीपी वृद्धि जो है आर्थिक गतिविधि में वृद्धि का संकेत देती है, लेकिन अभी मतलब आगे आप लोग देखेंगे तो यही जो है काफ़ी नहीं होता है कि अगर इसे जीडीपी में वृद्धि हो रही है तो ये माना जाता है कि मतलब है देश आगे जा रहा है। ये कोई मानक नहीं है, ये तो सिर्फ एक देखा जाता है कि उसका अर्थव्यवस्था का आकार कितना बढ़ रहा है, ये चीज़ इसमें देखा जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें है राष्ट्रीय आय, यानी कि नेशनल इनकम। इसमें मतलब क्या देखा जाता है कि जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद जो है एनएनपी को इसमें देखा जाता है।
तीसरा पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं क्षेत्रीय योगदान। इसका क्या मतलब है कि जीडीपी में जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का सापेक्ष योगदान जो अर्थव्यवस्था की संरचना को दर्शाता है। मतलब क्षेत्रीय योगदान भी देखा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है, द्वितीय क्षेत्र का कितना योगदान है और तृतीय क्षेत्र का। ये जो है भारत के संदर्भ में जो है इसमें तो मतलब इन क्षेत्रों में जो है सामंजस्य उतना नहीं विकसित हो पाया है। तो अगला देखते हैं हम लोग इसमें आर्थिक वृद्धि में यही है अगला पॉइंट, मुद्रास्फीति की दर यानी कि इन्फ्लेशन रेट। इसका क्या मतलब है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई या थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई के माध्यम से जो है इसका मापन होता है। यह जो है क्रय शक्ति और मूल्य स्थिरता का आकलन करता है। इसका क्या मतलब है, मुद्रास्फीति मतलब है कि वहाँ पर महंगाई कितनी है। अब जैसे होता क्या है ना, अब जैसे कोई चीज़ मतलब अगर भारत में 10 रुपए की चीज़ का उत्पादन हुआ, जैसे आप मान लीजिए 10 रुपए की चीज़ का उत्पादन होता है, तो क्या माना जाएगा, पूरा जो उत्पादन हुआ है सेवा और वस्तुओं का जो उत्पादन हुआ है वो जीडीपी का जो आकार है 10 रुपए का है जैसे भारत का। अब क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई तो जो वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ था भारत के संदर्भ में, भारत की मुद्रा में, उसका मूल्य जो हो गया 15 रुपए। ठीक, तो क्या मतलब ये थोड़ी ना माना जाएगा कि भारत की जीडीपी का आकार जो है 15 रुपए हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पर देखा जाता है कि मुद्रास्फीति की दर कितना है, ज़्यादा तो नहीं है, जैसे 10% नहीं है या 20%। मुद्रास्फीति की जो दर होती है 2 से लेकर भारत में 2 से लेकर 6% तक निर्धारित की गई है। मतलब इसी के अगर बीच में रहती है तो अर्थव्यवस्था जो है स्वस्थ है, ये चीज़ जो है माना जाता है। दूसरा पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं कि विदेशी व्यापार संतुलन। इसका क्या मतलब है कि देश के निर्यात और आयात का अंतर जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। इसमें ये देखा जाता है कि किसी देश में जो है निर्यात ज़्यादा हो रहा है कि आयात ज़्यादा हो रहा है। अगर निर्यात ज़्यादा हो रहा है तो ये माना जाता है कि वो व्यापार का जो लाभांश है उस देश के पक्ष में है, उसको घाटा नहीं हो रहा है, उसको जो है लाभ हो रहा है, उसको जो है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति जो है ज़्यादा हो रही है। दूसरा पॉइंट अब हम लोग इसमें देखेंगे कि मानक हैं, उसमें जो है दूसरा है कि मानव और सामाजिक विकास के मानक। मतलब इस आधार पर भी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का आकलन होता है। इसमें आप जो पॉइंट बताएंगे, पहला पॉइंट प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है। इसका क्या मतलब है कि यह देश के निवासियों के औसत जीवन स्तर को इंगित करता है, यानी कि उनका औसत जीवन स्तर, यानी कि उनका जो रहन सहन है, यानी कि जो नौकरी कर रहे हैं उसमें उनको सुरक्षा प्राप्त है कि नहीं, उसमें स्थिरता है कि नहीं, आय की सुरक्षा प्राप्त है कि नहीं, उनको जो है सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है कि नहीं, ये चीज़ को इसमें देखा जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें आप बता सकते हैं मानव विकास सूचकांक, जिसको एचडीआई कहते हैं। ये जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मापा गया एक समग्र मापन जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और आय को मिलाकर किसी देश के मानव विकास को दर्शाता है। यानी कि एक जो है ये सामाजिक विकास का एक समग्र मानक है। इसमें जो है शिक्षा का मतलब स्तर भी देखा जाता है, स्वास्थ्य का स्तर देखा जाता है और आय मतलब उनकी मतलब आय कितनी है, सम्मानजनक आय है कि नहीं है, ये चीज़ का इसमें आकलन किया जाता है। उसके बाद गरीबी अनुपात, ये चीज़ तो मतलब आप लोग जानते हैं वैसे भी कि देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को जो है प्रतिशत निकाला जाता है कि कितने लोग जो है गरीब हैं। अगला पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं बेरोजगारी दर यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसमें आप बता सकते हैं कि श्रम बल में सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे लोगों को जो है प्रतिशत इसमें जो है निकाला जाता है कि कितने लोग जो है बेरोजगार हैं, कितने लोग जो है काम की तलाश में इधर उधर जो है भटक रहे हैं, ये चीज़ इसमें देखा जाता है। अगला पॉइंट इसी में जो है सामाजिक विकास में आप बता सकते हैं कि लिंग असमानता सूचकांक भी इसमें देखा जाता है कि जैसे इसमें है कि स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार भागीदारी में लैंगिक असमानता को मापता है। इसमें ये चीज़ देखा जाता है कि श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी जो है कम है कि ज़्यादा है, या जो है संतुलन में है कि नहीं है, ये चीज़ इसमें जो है लिंग असमानता सूचकांक जो है देखा जाता है।
तीसरा मानक है वित्तीय और स्थिरता के मानक। इसके में जो पहला पॉइंट आप बता सकते हैं कि राजकोषीय घाटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजकोषीय घाटा अभी मतलब ये आएगा हम लोगों का। इसमें क्या देखा जाता है कि सरकारी आय और व्यय के बीच का अंतर देखा जाता है। यह जो है सरकारी वित्तीय स्थिरता को मापता है। इसका मतलब ये होता है कि सरकार खर्च ज़्यादा कर रही है कि उसको मतलब ज़्यादा मतलब आय की प्राप्ति हो रही है। अगर दोनों के बीच यानी कि अगर सरकार का व्यय ज़्यादा है, आय जो है कम है, तो राजकोषीय घाटा जो है ज़्यादा होता है। जब राजकोषीय घाटा ज़्यादा होता है तो जो विदेशों से निवेश आता है, एफडीआई आता है, एफपीआई आता है, जो कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं निवेश की दर क्या है, यानी कि अर्थव्यवस्था में पूंजी के निर्माण की दर जो भविष्य के विकास की क्षमता को दर्शाती है। यानी कि अगर अर्थव्यवस्था में निवेश कम होगा, उसकी उत्पादन की क्षमता जो है घट जाएगी। तो इसलिए इसमें जो है निवेश की दर को भी देखा जाता है। अब अगला पॉइंट इसमें आप बता सकते हैं कि विश्व बैंक की जो है व्यवसाय करने में आसानी की रैंकिंग यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो है रैंकिंग देखी जाती है। ये जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है जारी की जाता है। इस इसमें आप बता सकते हैं कि यह देश में जो है व्यावसायिक वातावरण और नियामक दक्षता को मापता है। जैसे कोई निवेशक अगर भारत में आना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, यहाँ पर वो पूँजी लगाना चाहता है, तो उसमें क्या देखेगा कि इनका जो है ईज ऑफ डूइंग की बिजनेस में रैंकिंग क्या है, यानी कि कितनी आसानी से हम यहाँ पर पूँजी अपनी लगा सकते हैं और लाभ को अपने देश में ले जा सकते हैं। यहाँ का नियामक ढांचा क्या है, यहाँ जो है लाइसेंस की नीति क्या है, विनियामक ढांचा क्या है, ये सब चीज़ इसमें जो है देखा जाता है। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि इन मानकों का उपयोग करके विश्लेषक यह तय करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है सही दिशा में बढ़ रही है या नहीं और किन क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है। इस मतलब इस तरह आप इसको बता सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पूर्व एवं स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव देखने को मिला है, अंतर स्पष्ट करें। दो चीज़ हम लोग देखना है कि स्वतंत्रता के पूर्व अर्थव्यवस्था क्या थी और स्वतंत्रता के बाद उसकी क्या मतलब स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, ये चीज़ हम लोगों को इसमें बताना है। तो आप इनको बता सकते हैं कि स्वतंत्रता यानी कि 1947 भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। स्वतंत्रता पूर्व व स्वतंत्रता पश्चात अर्थव्यवस्थाओं में मूलभूत अंतर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अंतर का आधार क्या है। अंतर का आधार में जो है सबसे पहले देखेंगे आर्थिक प्रणाली क्या थी। स्वतंत्रता जो पूर्व आर्थिक प्रणाली थी वो जो है औपनिवेशिक शोषण कार्य प्रणाली थी, यानी कि ब्रिटेन के हितों की पूर्ति करने वाली थी। स्वतंत्रता पश्चात क्या थी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है प्रचलन हुआ, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व आया। इस तरह से जो है दोनों को मिलाकर जो है अर्थव्यवस्था को संचालित किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता पूर्व जो है कच्चे माल का जो है निर्यात होता कहाँ होता था, इंग्लैंड में, और ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं का जो है बाजार बनाया गया था इसको। और स्वतंत्रता पश्चात क्या हो कि आत्मनिर्भरता बढ़ी, यानी कि जो इंग्लैंड से बना बनाया माल आता था उसको बंद करके यहीं पर उसका उत्पादन किया गया और औद्योगिक विकास किया गया। जैसा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो है लक्ष्य यही था, औद्योगिक विकास का और सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन के लिए जो है नए नए कार्यक्रम बनाए गए, नए नए जो है नीतियाँ लागू की गई। विनिर्माण का आधार हम लोग देखेंगे, इसमें क्या था कि औद्योगिक आधार का अभाव था, यानी कि ब्रिटिश काल में, और पारंपरिक हस्तशिल्प का जो है विनाश किया गया। यहाँ के जो छोटे मोटे उद्योग है ना उनका भी विनाश कर दिया गया। और इसके बाद जो क्या हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ कि भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों की स्थापना पर जोर किया, यानी कि उनका जो है विनाश नहीं किया गया, उनकी स्थापना पर जोर दिया गया। अब आगे जो अंतर का आधार है, बुनियादी ढांचा कैसा था। बुनियादी ढांचा जो था ब्रिटिश काल में तो रेलवे, बंदरगाहों का आदि का जो विकास किया गया था वो केवल ब्रिटिश प्रशासनिक और व्यापारिक हितों के लिए इसका जो विकास किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात क्या था कि इसका जो विकास किया गया जन कल्याण और देश के समग्र
विकास के लिए किया गया था। जो है बुनियादी ढांचे का जो विकास किया गया था, नियोजित विकास किया गया था, वो जन कल्याण और देश के समग्र विकास के लिए इसका उपयोग हुआ था। कृषि की स्थिति क्या थी? तो ब्रिटिश काल में कृषि की स्थिति जो थी वहाँ पर जमींदारी प्रणाली थी और व्यावसायिक फसलों पर जोर दिया जा रहा था। इसी कारण से भारत में कई बार अकाल भी पड़े थे, जिससे कृषि उत्पादन में ठहराव आ गया था। उसके बाद क्या हुआ? स्वतंत्रता के पश्चात जमींदारी उन्मूलन किया गया, भूमि सुधार लागू किए गए और हरित क्रांति के माध्यम से खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त की गई। नियोजन क्या था? तो ब्रिटिश काल में कोई केंद्रीय नियोजन नहीं था। बाजार पूरी तरह ब्रिटिश हित पर हावी थे। और स्वतंत्रता के पश्चात क्या था कि केंद्रीय आर्थिक नियोजन को अपनाया गया, यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इसमें क्या होता था पंचवर्षीय योजनाओं में कि 5-5 वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे। प्राथमिक क्षेत्र में कितना प्राप्त करना है विकास को, और द्वितीय क्षेत्र में कितना प्राप्त करना है, तृतीय क्षेत्र में कितना प्राप्त करना है, ये लक्ष्य को पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता था। फिर उसको प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाता था। अब आगे देखते हैं। अब आगे इसमें दिए गए हैं कि मुख्य बदलाव क्या आए थे। स्वतंत्रता के पश्चात क्या मुख्य बदलाव आए थे? तो संरचनात्मक परिवर्तन हुआ था। इसका क्या मतलब है कि स्वतंत्रता से पहले अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर और औद्योगिक रूप से पिछड़ी थी। स्वतंत्रता के बाद नियोजित प्रयासों से एक औद्योगिक आधार स्थापित हुआ और कालांतर में सेवा क्षेत्र प्रमुख बन गया। उद्देश्य में भी परिवर्तन किया गया। पहले क्या था कि औपनिवेशिक शोषण से हट करके, यानी कि जो शोषणकारी अर्थव्यवस्था थी उससे हट करके सरकार ने सामाजिक कल्याण यानी कि लोगों के कल्याण पर ध्यान दिया। गरीबी को कम करने और आय असमानता को दूर करने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी। आर्थिक नियंत्रण में क्या परिवर्तन किए गए कि ब्रिटिश काल में नियंत्रण विदेशी शासकों के हाथ में था। स्वतंत्रता के बाद आर्थिक निर्णय लेने के शक्ति भारतीय सरकार और योजना आयोग के पास आ गई। इससे अर्थव्यवस्था की दिशा राष्ट्रीय हितों के रूप मोड़ा जा सका। अब आप इसमें निष्कर्ष में ये बता सकते हैं कि संक्षेप में भारतीय अर्थव्यवस्था उपनिवेशित, पिछड़ी हुई और अस्थिर स्थिति से निकलकर एक स्वतंत्र, नियोजित और विकासशील अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। तो इस तरह से हम लोग का 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल पर जाकर वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम, तो वहां से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो जो हम लोग लाएंगे कल।